हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। शायद आपने सुना होगा प्रीवियस टाइम में भी कि केरला में जो जुवेनाइल एलिफेंट थे उनकी बहुत यंग एज में डेथ हो जा रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था और इसके पीछे एनवायरमेंट का क्या परिप्रेक्ष्य था, तो इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था और मैंने वहां पर बताया था कि भाई इसका मेन रीजन यह बताया जा रहा था कि इनमें एक विशेष प्रकार की बीमारी हो रही थी जिसका इंपैक्ट यंग हाथियों पर, यंग एलिफेंट पर पड़ रहा था। और ये उस अवस्था में आने से पूर्व, जिस अवस्था में यह अपनी संतति को आगे बढ़ा पाते, उस अवस्था में आने से पूर्व इनकी डेथ हो जा रही थी। और ये एनवायरमेंटल दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा डिजास्ट्रेबल कंडीशन थी। याद रखें कि अब सुनने में बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली परंतु चिंताजनक न्यूज आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें बताया गया है कि एशियाई हाथियों की 5 आनुवांशिक रूप से अलग अलग आबादियां भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में निवास करती हैं। यहां पर सुनने में थोड़ा यूनिक लग रहा है कि भाई एशियाई हाथियों की 5 आनुवांशिक रूप से अलग अलग आबादियों का पता चल रहा है, परंतु याद रखें यहां पर भी एक नेगेटिव बात आपके समक्ष प्रस्तुत है। यहां पर बताया गया है, पहले तो ये ध्यान रखें आप कि यह जो स्टडी की गई है ये NCBS यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस के हिसाब से और साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अकॉर्डिंगली यह स्टडी की गई है, जो कि बेंगलुरु के शोधकर्ताओं के द्वारा है। और इसमें बताया गया कि भाई यहां पर 5 आनुवांशिक रूप से अलग अलग आबादियां यहां पर हैं, परंतु जब आप दक्षिण भारत की बात करते हैं तो यहां पर आनुवांशिकी विविधता कुछ कम दिखाई देती है, जो कि चिंताजनक विषय है। और यदि स्टडी की जाए तो पिछले 1 लाख वर्षों में भारतीय हाथियों की जनसंख्या पर भी यहां पर गौर डाला गया। अब याद रखें क्या है ये स्टडी और ये क्या बताती है। तो जब आप उत्तर भारत की बात करते हैं, उत्तर भारत की बात मतलब कि वो वाला एरिया जो कि नॉर्थ इंडियन प्लेन वाले सेक्शन में आता है, यहां की जब आप बात करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उत्तर भारत में पाए जाने वाली हाथियों की आबादी और दक्षिण भारत में पाई जाने वाली आबादी में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। अब ये जो 5 अलग अलग आनुवांशिक गुणधर्म वाली आबादी मिली है, इनमें से 2 हैं उत्तर भारत के एरिया में और 3 आपको दिखाई देती हैं दक्षिण भारत वाले सेक्शन में। अब ये जो 2 हैं इनके गुणधर्म अलग हैं और ये जो 3 हैं इनमें कुछ चिंता का विषय अलग है। जैसे कि यदि उत्तर की हम बात करते हैं तो यहां पर जो आनुवांशिकी विविधता है ये ज्यादा है, ये हाई है, परंतु जो अंतः प्रजनन यानी कि इन ब्रीडिंग आप देखेंगे तो यह कम है। और ये पॉजिटिव इफेक्ट डालता है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पर। किस प्रकार से, तो आगे मैं समझाऊंगा। और यहां जब दक्षिण की आप बात करेंगे तो यहां पर आनुवांशिकी विविधता आपको कम दिखाई देती है, परंतु जो अंतः प्रजनन की दर है यह ज्यादा दिखाई देती है। एक बार इसको समझने का प्रयास करें। इसको समझने के लिए आप ये वाला मैप देख सकते हैं भाई, कि इस मैप में मैंने समझाया हुआ है, परंतु ये थोड़ा सा ट्रिपिकल लगेगा। आप बस इतना जानिए कि क्या आपने ये कभी नोटिस किया है, चाहे कोई सा भी धर्म हो, यहां पर एक ही माता पिता के भाई बहनों में मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं है। यह कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि इजिप्ट में चला करता था और इजिप्ट में बहुत ही ज्यादा सिंपल बीमारी से कई शासकों की मृत्यु हो जाती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वहां पर भाई बहनों में मैरिज का सिस्टम था। क्यों नहीं रखा जाता है भाई बहनों में मैरिज का सिस्टम? तो याद रखें कि हमारा और हमारी बहन का जो DNA RNA है ये लगभग इक्वलिटी दर्शाता है। और ये जो इक्वलिटी है, तो जब एक ही मां बाप की संतति में प्रजनन की क्रिया होती है तो उनकी आने वाली जो संतति होती है वह आनुवांशिक रूप से बहुत ज्यादा वीक होती है। याद रखिएगा, यही है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम इसको स्टडी के कंटेक्स्ट में देखें तो यहां पर आप पाएंगे कि जब एक ही प्रकार के जंतु यानी कि हाथी है, यदि हाथियों का झुंड छोटा है, यदि यह बहुत छोटा झुंड है, तो यहां पर जो प्रजनन की क्रिया की जाएगी यह प्रजनन की क्रिया बार बार एक ही समूह के अंदर होगी। और जब एक ही समूह के अंदर बार बार प्रजनन की क्रिया के द्वारा जो नई संतति का जन्म होगा, इसमें किसी भी प्रकार का आनुवांशिक जेनेटिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई इसकी जो डेथ है या फिर इसका जो डेथ रेशियो है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां पर जो अंतः प्रजनन है या फिर जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है ये एक समस्या है। और ये आज एशियाटिक एलिफेंट में ही नहीं, अभी तो एशियाटिक लायन में भी विद्यमान है। कई प्रकार के जीव जंतुओं में ये विद्यमान दिखाई देती है।
यहां पर यह बात मैंने आपको क्लियर इसलिए की क्योंकि आगे इसका काम आने वाला है। आप पाएंगे कि भाई दक्षिण भारत में यह जो आनुवांशिकी विविधता है इसके कम होने के कारण झुंड छोटे होते हैं, और जब इन हाथियों के झुंड छोटे होते हैं तो बार बार ये एक ही स्थान पर अंतःप्रजनन की क्रिया करते हैं। तो आने वाली जो संतति होती है उनमें वो आनुवांशिकी विकास नहीं हो पाता जो कि होना चाहिए, जो कि समयानुसार एनवायरमेंटल चेंजेस के अनुसार जो परिवर्तन आने चाहिए थे वो परिवर्तन नहीं आ पाते। कारण क्या है कि ये जेनेटिक चेंजेस उनके माता पिता में नहीं है, और जब उनके माता पिता में नहीं है तो वो ट्रांसफर आने वाली संतति में कैसे हो जाएंगे। तो याद रखें कि जो दक्षिण भारत का एरिया है, आप भारत के मैप के अकॉर्डिंगली भी इसको समझ सकते हैं कि भाई भारत के मैप के अकॉर्डिंगली यदि आप देखें तो उत्तर भारत की बेल्ट वाला एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। दैट इज वाई उत्तर भारत में जो भी जीव जंतु निवास करते हैं आप उनमें देखें कि सामान्यतः इनब्रीडिंग डिप्रेशन या तो नहीं पाया जाता, या फिर पाया भी जाता है तो इसका रेशो बहुत ज्यादा कम होता है। परंतु जब आप दक्षिण भारत के एरिया को देखते हैं तो यहां के एरिया में यह इनब्रीडिंग डिप्रेशन, या फिर हाथियों के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो यहां पाए जाने वाले हाथियों में यह इनब्रीडिंग डिप्रेशन बहुत ज्यादा देखा गया है। कारण क्या है, इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि भाई इन हाथियों का एक्चुअल में उत्तर से दक्षिण की ओर पलायन हुआ, और जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर पलायन हुआ तो समय के साथ इनका आनुवांशिकी विकास तो परिवर्तित हुआ, आनुवांशिक विकास तो हुआ, परंतु इनकी आबादी घटती गई। यानी कि भाई मैंने आपसे बोला कि एक फादर है, एक फादर के 5 ब्रदर हैं, ये 5 ब्रदर हैं। आप देखें कि पहले के जमाने में बच्चे बहुत ज्यादा होते थे। अब इन 5 ब्रदर में से 2 की डेथ हो गई, और बचे हुए जो 3 ब्रदर थे अब इनको अपनी संतति आगे बढ़ानी है, और इन तीनों ने मिलकर अपनी संतति को आगे बढ़ाई। इनके 6 बच्चे हुए। परंतु याद रखें कि अब यदि ऐसा ही हो जाए कि इनकी जिनसे मैरिज हुई थी, यानी कि ये 3 बहनें, और इन्हीं की साइकिल यदि चलती रहे तो यहां पर क्या हो रहा है कि भाई जेनेटिक रूप से आप पाएंगे कि इनमें सिमिलैरिटी, आपको कुछ सिमिलैरिटी आपको देखने के लिए मिलने लगेगी। ये बहुत बड़े स्तर पर मैं यदि ना बात करूं तो बहुत छोटे स्तर पर आपको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। तो यहां याद रखें कि यही हो रहा है इन हाथियों के साथ कि जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर इनका पलायन हुआ तो इसमें से कुछ हाथी ऐसे होंगे जो सरवाइव कर पाए होंगे, और कुछ हाथी ऐसे होंगे जो सरवाइव नहीं कर पाए होंगे, और जो सरवाइव नहीं कर पाए उनकी हो गई डेथ, और डेथ होने के पश्चात अब जो बचे हुए 6 हाथी थे उनमें यह अंतःप्रजनन की क्रिया चालू हुई, और फिर यह अंतःप्रजनन समय अनुसार यानी कि लगभग 10,000 12,000 वर्षों के पश्चात आप पाएंगे कि यह आनुवांशिकी गुणधर्म जो चेंज नहीं हो पा रहे थे वो एक प्रकार के डिप्रेशन में परिवर्तित हो गए, और धीरे धीरे इनकी जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। यह हुआ दक्षिण भारत की बात। यानी कि दक्षिण भारत का यह जो कंटेक्स्ट बताया गया कि यहां पर आनुवांशिकी विविधता कम देखने के लिए मिली, परंतु जो अंतःप्रजनन था यह बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला, और दैट इज वाई कि दक्षिण भारत में आज आपको एक समस्या देखने के लिए मिलती है कि लगातार जो मानव और हाथी हैं इनके मध्य संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इसका मेन कारण यह बताया जाता है कि भाई हाथी मानवाधिवास वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर गए। परंतु मैं आपको बता दूं कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी जब आप पढ़ते हैं और वहां पर जब आप ज्योग्राफी का कंटेक्स्ट उठाते हैं, खासकर आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी को जब पढ़ते हैं तो वहां पर आप पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आप पढ़ते हैं कि मानव ने अपने विकास के लिए वनों को नष्ट किया, और वनों को नष्ट करने पर इन प्राकृतिक जीवों का जो नेचुरल हैबिटेट था यह नष्ट हुआ। और नेचुरल हैबिटेट जब किसी जीव का नष्ट होता है तो अपने सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो ये सर्वाइवल के लिए उस एरिया में आया जो कि पहले इसका नेचुरल हैबिटेट हुआ करता था। यानी कि कहने का तात्पर्य हाथी मानवाधिवास वाले क्षेत्रों में नहीं आए हैं, अभी तो हमने उनके नेचुरल हैबिटेट को नष्ट कर दिया है, तो वो तो वहीं पर रहते थे, हम घुस गए हैं उनके अधिवास वाले एरिया में। याद रखें कि यहां पर ये जो मेन कारण बताया जा रहा है, ये जो मेन बात कही जा रही है कि सर आनुवांशिकी विविधता घटी है, इसमें मानव का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। हाँ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसमें अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, जो कि जिसका नेगेटिव इंपैक्ट हमको दिख रहा है कि इनकी जनसंख्या में कमी। परंतु ऐसा नहीं है कि यही एक कारण है, यहां पर मानवा अधिवास या फिर मानवों का अति विकास होना भी एक महत्वपूर्ण कारण निकलकर सामने आता है। अब ये तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। यदि मान लीजिए आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, और यदि नहीं होती है तो आप चैट सेक्शन में जाकर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं
यथाशीघ्र इसको अपलोड करा दूंगा। देखिएगा यहां पर जो उमा रामकृष्णन है, जो कि इसी शोध के भाग हैं, यानी कि एक सदस्य हैं, एक मेंबर है, उनका ये स्टेटमेंट है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। यहां पर बताया गया है कि जो एशियाई हाथी हैं ये एक प्रकार की लुप्त प्राय प्रजाति हैं और भारत में इन एशियाई हाथियों की लगभग 60% आबादी निवास करती है। ऐसा पहले से नहीं था। याद रखें कि यह जो मैप है, यानी कि यहां से प्रारंभ होकर जो कि क्षेत्र आता है अनातोलिया और लेवेंट का, यहां से लेकर आप पाएंगे कि साउथ ईस्ट एशिया तक पहले इन हाथियों का निवास स्थान हुआ करता था, परंतु समय अनुसार इनकी जो आबादी थी इसमें गिरावट आई और आज आप पाते हैं कि ये मेनली आपको साउथ ईस्ट एशिया में दिखाई देते हैं। उसमें भी जो भारतीय उपमहाद्वीप वाला सेक्शन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला सेक्शन है, वहां दिखाई देते हैं। यहां पर इंडिया का मैप गलत नहीं है, एक्चुअल में मैंने हिमालय को यहां पर प्रदर्शित किया है, दैट इज वाई इंडिया आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां पर इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी है। तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप वाला सेक्शन है, यहां पर आपको आज वर्तमान में सर्वाधिक हाथी दिखाई देते हैं। परंतु क्या ये पहले से था? नहीं। तो यहां पर बताया गया है कि जो प्लीस्टोसीन यानी कि पृथ्वी के जो 16 युग हैं, उन 16 युगों में जब हम बात करते हैं तो प्लीस्टोसीन और होलोसीन में आप पाएंगे कि ये हाथी कई एरिया में विद्यमान थे, परंतु उसके पश्चात जैसे जैसे हिमयुग अंतरा हिमयुग की गतिविधियां यहां पर संपन्न की जाती हैं, वैसे वैसे इनकी जनसंख्या लगातार घटती जाती है। और यहां पर इसका मुख्य कारण बताया जाता है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है और दक्षिण में जो पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र है, यहां पर इसके कारण ये पूरी एक्टिविटी देखी गई है। और संभवतः यही मेन योगदान निभाते हैं कि भारत में 5 अलग अलग आनुवंशिक रूप से भिन्न हाथियों की स्पीसीज आपको देखने के लिए मिलती हैं। यहां पर एक और न्यूज है कि भाई करंट बायोलॉजी एक वेबसाइट है जिसकी पत्रिका हर माह रिलीज की जाती है। इसमें बताया गया है कि हाथियों की आबादी 70,000 से 1 लाख साल पहले जो हाथियों से अलग हो गई थी, यानी कि यहां पर उत्तरी हाथियों की बात की गई है कि जो हाथियों की आबादी थी, यहां पर जो उत्तरी हाथियों की आबादी आज आपको देखने के लिए मिल रही है, दैट इज ये 2 प्रकार की, ये लगभग 70,000 से 1 लाख साल पहले भिन्न हुई थी, यानी कि इनका डेवलपमेंट इतने समय पूर्व प्रारंभ हुआ था। बल्कि यदि दक्षिण भारत की हम बात करें तो यहां पर डेटा आता है कि 20,000 से 30,000 साल पहले ये अलग हुई थी और इन्होंने अपना विकास करना प्रारंभ किया था और लगातार ये आज भी विकास कर रही है। परंतु चिंता का विषय इसलिए है ये क्योंकि जब आप पाएंगे इस एरिया में यहां पर अंतः प्रजनन बढ़ रहा है दक्षिणी वाले क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण भारत वाली बेल्ट में, और यहां तक समस्या हो गई है कि लगभग 50 हाथियों की संख्या के साथ यह डिक्लेरेशन दिया गया है कि जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है, यहां का जो सेनकोट्टा गैप वाला क्षेत्र है, इसके दक्षिणी भाग में जब आप देखेंगे तो यहां सबसे कम आनुवंशिकी विविधताएं मौजूद हैं। और यह आनुवंशिकी विविधता जब किसी एरिया में मौजूद होती है तो इसका मैंने डायरेक्ट इंपैक्ट बताया कि किस प्रकार से इनकी आबादी पर पड़ता है। कई एरिया ऐसे भी हैं जहां पर 50 के समथिंग हाथी अब विद्यमान है। केरला वाला क्षेत्र इसमें काउंट किया जाता है ना, और इसके कारण बताया जाता है कि भाई अब हो सकता है कि इनको बचाने के लिए यदि अब प्रयास नहीं किया गया तो इनके विलुप्त होने की संभावना है। यहां पर IUCN की रिपोर्ट भी कहती है कि भाई लगातार भारत में इन हाथियों की जनसंख्या घट रही है और इनकी जो जनसंख्या घट रही है जिसके कारण मानव और हाथियों के मध्य संघर्ष बढ़ रहा है, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। क्या भारत सरकार इस पर प्रयास नहीं करती? तो बिल्कुल प्रयास करती है। आप पाएंगे कि जो लुप्त प्राय हाथी हैं इनको बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट भी स्टार्ट किया गया था। और याद रखें कि इसमें लिखा हुआ है कि यह प्रोजेक्ट एलिफेंट किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर जो न्यूज है ये आपके एनवायरमेंटल दृष्टिकोण के हिसाब से, खासकर करंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपके लिए एक और न्यूज है भाई कि यदि आप मान लीजिए 2026 के छात्र हैं और आप स्टडी IQIS के हिंदी P2I बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले बैचेस से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये प्रतिज्ञा प्लस बैचेस लॉन्च किए गए हैं। और यहां गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको अवेलेबल कराया जाएगा यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करते हैं। तो गांधी जयंती के अवसर पर यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको फ्री NCERT क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराई जाएंगी। बट याद रखें कि यह ऑफर AKB लाइव कोड के साथ आपको मिलेगा।
यानी कि पहले बेस फिर एडवांस, देन यदि आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो यह जो फीस है यानी कि 34,999 रुपए जो आप पे करने वाले हैं, यह रिफंड भी की जाएगी यदि आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो। और आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द साइड ऑफ स्टडी IQ IAS हिंदी की ओर से आपको एज अ गिफ्ट दिया जाएगी। चलिए अब मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, ऐसे ही किसी नई अपडेट के साथ आने वाले समय में। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।